देखिए, जब तक मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ेगी नहीं विधानसभाओं में, हाउस में, पार्लियामेंट में, तब तक उनकी आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती है। लेकिन अगर गुजरात की बात करें, आप देखिए गुजरात में 13.5% पाटीदार हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस, बीजेपी सबके मिलाकर तकरीबन 52 एमएलए विधायक जो हैं वो पाटीदारों के हैं। मुस्लिमों की अगर बात करें तो मुस्लिम जो है तकरीबन 11% हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए 3 विधायक मुसलमान हैं। जबकि अगर बात करें दलितों की, ओबीसी की अगर बात करें, ख़ास ओबीसी की, तो 40% से ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी सीटें आप देखिए 20-22 है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी इस तरह का कुछ है कि मुसलमानों को टिकट नहीं दी जा रही है इस तरह का, जैसे मैंने बिहार का भी आपको एक मामला बताया ऐसे। मैंने आपको कहा कि पूरा युग ये जो है फिलहाल पिछले 20 साल से बिल्कुल हमारे खिलाफ का मामला पूरा खड़ा कर दिया है। चुनाव में हार जीत की रणनीति को महत्व, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस वजह से बहुत उसका जो सबसे ज़्यादा खमियाजा जो भुगतना पड़ा है वो हमको भुगतना पड़ा है। और गुजरात की भी आपको बात करूं कि 3 सीट की भी आपको बात करूं तो मेरी सीट के ऊपर सिर्फ 38% मुस्लिम हैं। एक जमालपुर ऐसी है जहाँ पे लगभग हम 52 के करीब, हम लोग 52% के करीब हमारे वोट है। जबकि जो वांकानेर में मोहम्मद जावेद पीरजादा साहब लड़ते हैं, जो जीतते हैं, वहाँ तो 24% ही है। यानी विधानसभाओं जितने बड़े इलाके होते गए इतना हमारा प्रतिनिधित्व उसमें कम होता गया। ये जो नया सीमांकन हुआ उसके बाद तो जो हमारा कुछ 2012 से नवा सीमांकन में चुनाव लड़ने का जब नौबत आई है उस वक्त तो हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि सवाल ये हो गया है कि कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी अपना जो है, सेक्युलर पार्टी अपना वोट बैंक जो है या जो अपना बेस जो है वो ट्रांसफ़र कराने में नाकामयाब होती है। मुस्लिम कैंडिडेट जब खड़ा रहता है उसको अपनी खुद की ही ताकत पे चुनाव को लड़ना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि मैं लड़ता हूँ। कम से कम 20,000 वोट मुझे दरियापुर विधानसभा में हमारे हिंदू समाज के, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके भी मुझे मिलते हैं। और हमारे जावेद पीरजादा साहब वहाँ तो 24% ही हैं, उनको तो मुझसे भी ज़्यादा वोट मिलते हैं। और जमालपुर में तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्थिति, एक ही सीट ऐसी है पूरे गुजरात में जमालपुर की जहाँ पे मुस्लिम अपने बलबूते में भी जीत सकता है, बस सिर्फ एक सीट ऐसी। लेकिन वहाँ पर भी हमको तो खाड़िया जैसे वार्ड में भी इमरान खेड़ावाला साहब को बहुत अच्छे वोट वहाँ के हमारे दिए। तो हम लोगों को भी, मुस्लिम समाज को भी थोड़ा यानी आज जागरूक भी रहना पड़ेगा। और हमको भी, भले ही कितनी भी नफरत की राजनीति हो, भारतीय जनता पार्टी का तो प्रोपेगेंडा ही है कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम में दूरी पैदा खाई बनाई जाए। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि सेक्युलर जो हिंदू हमारे भाई हैं उनके साथ का हमारा रिश्ता हमको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ये 2-5% लोग हैं। आरएसएस तो पिछले 100 साल से मेहनत कर रही है, लेकिन ये भी मेरे देश की, मेरे हिंदुस्तान की खूबी है कि उनको कामयाब होने में भी उनको यानी 100 साल लगे, उसके बाद उनको यहाँ पे। और आज भी मैं तुमको कहूँ कि अगर ये नफरत की राजनीति नहीं हो तो कुछ दिन ऐसे होते हैं पूरे साल में या पूरे एक दशक में कि जिसमें हिंदू मुस्लिम का बहुत दोनों में यानी जो एक खड़ा कर दिया जाता है माहौल। लेकिन उसके अलावा आप देखो तो हिंदू और मुस्लिम का जो रिश्ता है वो हमेशा रहता है। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि मुस्लिम से ज़्यादा भी सेक्युलर हिंदू है, लेकिन ये चीज़ को आरएसएस और भाजपा जानती है बराबर कि हमारे लोग सेक्युलर है। और अगर ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं और ये करके हिंदू मुस्लिम में खाई रहे और ऐसी गलत बातों को कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी एहसान दारा के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे, हर बात में, यहाँ तक कि हम गुजरात विधानसभा में मुझे लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि जब हम लोग इलेक्ट होकर के आए तो उस वक्त पे हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हमारे तमाम शहरी को अब उनके साथ इंसाफ करें। हम ऐसी बात करें कि लोगों में प्यार बढ़े, भाईचारा बढ़े। लेकिन बहुत दुख के साथ भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता आज भी गुजरात में ऐसे मौजूद हैं कि जब भी वो बात करते हैं तो उनके मुंह से जहर के सिवा, नफरत के सिवा दूसरी कोई बात निकलती। जिस तरीके से बीजेपी का और आरएसएस का तो हमेशा ये एजेंडा रहा, और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात से शुरू से ये मानिए कि आरएसएस की एक प्रयोगशाला रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम वोट जितने यहाँ पर हैं, जैसा आपने पहले ही बताया कि परिसीमन के नाम पर मुसलमानों के वोटों को, दलितों के वोटों को बिल्कुल नाकारा बना दिया जाता है, लेकिन उसको नाम दिया जाता है विकास का, डेवलपमेंट का। जैसे कि मिसाल के तौर पर मानिए खानपुर इलाके में जो रिवर फ्रंट जो बनाया गया पूरा, वहाँ पर पहले झुग्गी झोपड़ियाँ थी, 10-15 हज़ार मुस्लिम और दलित लोग यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ से उठाकर उनको अलग अलग जगहों पर रखा गया, 500 फैमिली को कहीं रखा गया, 500 फैमिली को कहीं, तो जानबूझ के उनको ऐसे इलाकों में रखा गया जहां पर हिंदू वोट ज़्यादा थे, जहां पर बीजेपी के वोट ज़्यादा थे। यानी कि वो दलितों के वोटों को, मुसलमानों के वोटों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया विकास के नाम पर, ये कह सकते हैं।
बिल्कुल ये पूरी कोशिश होती ही है, आपकी बात बिल्कुल सही, मुझसे सहमत हूँ। हर प्रोग्राम चुनावी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी करती है। हर उनकी बात, उनकी जो होती है वो बस चुनाव किस तरीके से जीता जाए, लोगों का ध्यान जो विकास के मुद्दे उनकी तरफ ना जाए और बस हिंदू मुस्लिम में हर चीज़ को यानी डाइवर्ट कर दिया जाए, उसमें रहती है। और हर साजिश, हर कोशिश उनकी, हर मुमकिन हमेशा उनकी यही रही है। अब आप देखोगे आसान धारा का मैंने विधानसभा का जो आज ये कल राष्ट्रपति जी के यहाँ पर ये मंजूरी लेकर के आया है बिल, उसकी चर्चा के दौरान मैंने उस वक्त में भी कहा था गुजरात विधानसभा में, इसका मैंने विरोध किया था उस वक्त में, कि ये जो तुम आसान धारा का जो तुम बिल लाए हो, ऑलरेडी आसान धारा का बिल 35 साल से गुजरात में है ही, और कोई भी चीज़ पुलिस डीसीपी कक्षा के अधिकारी की मंजूरी के बगैर तुम्हारा जो है मंजूरी तुमको नहीं मिलती और उसका दस्तावेज हो नहीं सकता है। उसके बाद तुमको डेप्यूटी कलेक्टर की परमिशन भी लेनी है, यानी। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें यह देखा जाता है दस्तावेज जब भी होता है उसकी, कि जब तुम्हारे पास तुमने जंत्री के मुताबिक उसमें उसकी कीमत चुकाई की है कि नहीं, अदा की है कि नहीं। अब आसान धारा का मतलब ये कि भाई धाक धमकी से और कम कीमत में मकान पड़ा लिए जाते हैं। अगर धाक धमकी की बात हो तो जंत्री की कीमत से लोग मकान ले रहे हैं, तो बात कहाँ ठहरती है? तो ये तो यानी आसान धारा के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाने के लिए काम हो रहा है। हाँ, और मैंने तो हाँ बिल्कुल मैंने तो उस दिन विधानसभा में भी मैंने कहा था कि ये एक ढकोसला है तुम्हारा। मैंने कहा आप मेरे विस्तार में आओ, मेरे कोर्ट विस्तार में आओ, मैं आपको हिंदू समाज के हमारे ऐसे भाइयों से तुमको मिलाता हूँ कि मुस्लिम समाज के पास तो विकल्प नहीं है, कि वो जाएगा नहीं, उसका एरिया बहुत कम है, उसको तो मजबूरन भी यहाँ पड़ा रहना पड़ेगा जहाँ है वहाँ पर, क्योंकि आसान धारा पूरे शहरों में लगा दी। अब तुम नई जगह तो कहीं जा नहीं सकते, तुम्हारे पास बहुत चॉइस कम है, ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुस्लिम को तो इतना लेकिन हमारे जो हिंदू समाज के जो लोग हैं आज उनके बंगले की 300 बार 200 बार के उनके बंगले हैं, लेकिन आसान धारा की वजह से बंगलों को वो बेच नहीं पाते, जाना चाह रहे लेकिन हाँ। अब उनकी मजबूरी और उनकी परेशानी ये है कि उनके बच्चों की शादी के लिए रिश्ते भी नहीं आते हैं, यानी आप मुस्लिम इलाके में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, वो समझते शहर में रहने वाला गरीब आदमी है, और यानी इसकी कोई हैसियत समाजी, नुकसान हिंदू मुस्लिम सभी को हो रहा है, इसका नुकसान हिंदू मुस्लिम सभी को हो रहा है, उसका फायदा जो असामयिक तत्व है वो उठा रहे हैं। बड़ी की बड़ी पोलों में आप देखो, हिंदू पोलों के अंदर जाके तो वहाँ पे किराएदार रह रहे हैं। मकान की तुम वैल्यू अगर आज की ज़मीनी वैल्यू उसकी देखो तो मकान की वैल्यू कम से कम 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपए तक की हो, लेकिन आज वो 3000 4000 5000 रुपये किराए भी दिए, क्योंकि मुस्लिम या दूसरी कोई कम्युनिटी तो लेने वाली नहीं है, हिंदू कोई नया यहाँ रहने आने वाला नहीं। यानी लोगों की पोजीशन ऐसी है कि अपने कोर्ट विस्तार से बंगले बेच करके हमारे हिंदू भाई वो जो है आज पोश एरिया के अंदर जाके फ्लैटों में किराए पे रह रहे हैं। हिंदू भाइयों को भी काफी नुकसान हो रहा है। ये जो डिस्टर्ब्ड एक्ट है इससे हकीकत में जो है कई परिवार डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक्चुअली ये ऐसे कह सकते हैं। बिल्कुल ये डिस्टर्ब ही हो रहे हैं, और मैंने इस बात को बहुत, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका जवाब नहीं दे पाए थे। मैंने कहा कि अगर कोई धाक धमकी देता है और कम कीमत में किसी का मकान पड़ा लेता है उसको फांसी की सजा दो। बिल्कुल बिल्कुल ये हमारी इस लोकशाही में और हमारी इस गंगा जमनी तहजीब है, हम सब साथ में मिलजुल कर, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम आसान धारा के नाम पे राजनीति कर रहे हो, इसका असर तुम मुस्लिम को जाने दो, तुम हमारे हिंदू भाइयों को देख लो कि कितनी पूरे के पूरा तुम कोर्ट विस्तार घूम के देख लो, तमाम पोलों में किराएदार रह रहे हैं, तमाम बंगलों में किराएदार रह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यासु भाई कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगते हैं कि विपक्ष जो है, चाहे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट पार्टी, जो विपक्ष है वो बताइए, अब इस मांग उठ रही है कि विपक्ष जो है काफ़ी कमज़ोर है, विपक्ष जो है मजबूती के साथ में मुकाबला नहीं कर पा रहा है बीजेपी का। दूसरी बात ये कि अबड़ासा जो सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने हैं, अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर मुस्लिम डोमेस्टिक एरिया है, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने भी वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया है। ये भी लोगों की मांग है कि वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार दिया जाना चाहिए था। आपने जो कहा अबड़ासा की, आपने जो बात की, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने सामने से इस मर्तबा इस बात को कहा, हम लोग को मिले थे कि इस वक्त जो है आप पेटा इलेक्शन है, इसमें सत्ताधारी पार्टी जो पूरा ताकत जोर लगाती है, तो हमें जीतना, क्योंकि वो जो मैंने आपको पहले कहा मुस्लिम वर्सेस ऑल हो जाएगा। तो वो लोग ने हमसे बात रखी और उन्होंने हाईकमान के सामने बात रखी कि आप इस मर्तबा किसी भी आदमी को दे दो, हमारी चॉइस कांग्रेस है, हमारा कोई दूसरी चॉइस नहीं है, आप कांग्रेस का किसी भी नुमाइंदे को आप टिकट दे दो, उसको आप टिकट दे दोगे, उसको हम जिता देंगे। लेकिन 2022 के अंदर ये अबड़ासा की सीट पे जब हमारी इतनी बड़ी तादाद है तो उसमें ये टिकट हमको मिलनी चाहिए, ये प्रॉमिस हमको हाईकमान दे। और हमारे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा
कि हाँ ज़रूर से 2022 के अंदर हम इस चीज़ को हम कंसिडर करेंगे और ये करेंगे। और उस वक्त में मैंने भी उनकी वकालत करते हुए जो हमारे समाज के लोग आए थे, मैंने कहा कि जिस नुमाइंदे को भी आप टिकट दो उसको पहले से कह दो कि तुम तैयारी करने का मौका मिले। हाँ, कि 2.25 साल ही आपको रहना है MLA। बिल्कुल 2.25 साल के बाद ये मामला। और हमने इसके अलावा भी हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को उसमें बहुत खुल के बेबाक में, हमेशा मेरी आदत है, मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं हूँ, मैंने बेबाक उस वक्त भी बात की कि जो सेक्युलर पार्टी को विशेष यहाँ तो कुछ कांग्रेस ही है, तो हमारे लोगों को हो कि वो पूरे जितनी हमारी आबादी है कम से कम इतनी ग्रांट भी हमको दे, हमारे सुख दुख में वो खड़े भी रहे। जब कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस वजह से हमको टारगेट बनाती है कि हम कांग्रेस के समर्थक हैं और हमको उसके लिए निशाना बनाया जाता है, तो ऐसे वक्त में भी जिस पार्टी को हमने, हमारे बड़ों ने अपने खून से सींचा, इतनी परेशानियों उठाने के बाद, इतनी तकलीफ उठाने के बाद हमने पार्टी को नहीं छोड़ा, तो कम से कम पार्टी के लोगों को भी हमारे सुख दुख में, और ख़ास करके जब हमारा दुख हो तो कम से कम न्याय इंसाफ की बात हो। हम ये नहीं कहते किसी असामाजिक तत्व को तुम बचाने के लिए आओ, लेकिन जहाँ पर सही लोगों को, सिर्फ वो मुस्लिम है इसलिए उसको अगर प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसे वक्त में पार्टी को मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहना चाहिए। मैंने बहुत खुल के कहा कि अब हमारा नौजवान जाग गया है, सोशल मीडिया का युग है, अब हमारे बड़ों ने कुछ बातों को अगर बर्दाश्त भी कर लिया, लेकिन आज की जनरेशन है वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है, वो हमसे भी सवाल करता है। वो हमसे कहता है कि भाई हार्दिक पटेल अपने समाज की बात करके अपना जनाधार बनाते हैं, चिंगनेस अपने समाज की बात करके बनाते हैं, अल्पेश ठाकुर वो अपनी बात को बनाते हैं, तो बोले कि हमको भी। तो लेकिन इसके साथ में मैं समाज के लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 13 साल से जब से मैं विधायक हूँ, हर बात को विधानसभा हो या कांग्रेस पक्ष हो, बेबाक तरीके से किया है, सही तरीके से बात को और ईमानदारी के साथ रखी है बात को। और बात रखने के पीछे का मकसद एक ही है कि मैं ईमान वाला हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जो जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दी है, इसका जवाब मुझे मरने के बाद अल्लाह को देना है। पूछा जाएगा कि हमने ये काम किया, जब हमने तुमको MLA बनाया था, हमने तुमको ताकत दी थी, तो तुमने तुम्हारी कोशिश किया नहीं की। तो हर चीज़ ईमानदारी से उनको निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन समाज को भी अपील करता हूँ कि जब आप जिनको रहबर बनाते हो, जिनको नेता चुनते हो, तो कम से कम उन पे भरोसा भी रखो और उनकी बात को मानो भी, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि ज़्यादातर तकलीफ जो है कि हमारी बातों को मानने में नहीं होता है। सोशल मीडिया के बहुत से फ़ायदे भी हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी हुए हैं कि कुछ न्यूसेंस 5-7 मंद बुद्धि के बच्चे अहमदाबाद में हैं और विकृत लोग हैं कि जिनका काम, और उसमें कुछ लोग तो ऐसे कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे पीछे से उनका जुड़ाव है और उनकी सपोर्ट ये रहती है कि मुस्लिम लीडरशिप को किस तरह डिस्टर्ब किया जाए, तो उनका लेके वो सोशल मीडिया में कुछ गलत बातों को छोड़ करके समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। गलत बात हो, MLA नहीं, कोई भी उसको तुमको बोलना चाहिए, समाज को खुल करके उसका, और लोकशाही है, उसका अधिकार है, लेकिन किसी का हाथा बन के प्रोपगंडा नहीं करना चाहिए। तो सोशल मीडिया के फायदे के साथ साथ एक नुकसान भी है कि गलत बातों को छोड़ देते हैं तो समाज के अंदर उसकी गलत बातें आती है। एक तरफ हम ये फरियाद करते हैं कि हमारा रहबर नहीं है, हमारा लीडर नहीं है, और जब अब बेबाक तरीके से विधानसभा में लड़ते हैं, बेबाक तरीके से पार्टी में लड़ते हैं, बेबाक तरीके से हम काम करते हैं, तो ऐसे वक्त में हम तीनों नुमाइंदे हैं, मैं हूँ, इमरान खेड़ावाला है और जावेद पीरजादा, हमको पूरा उनको सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। यस भाई, आखिरी सवाल कि मैंने पिछले दिनों जफ़र सरेशवाला साहब का एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पता है कि मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, मुसलमान लौट के हमारे पास है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी जानबूझकर जो है वो मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ देती है, टिकट भी नहीं देती है। जफ़र सरेशवाला साहब ने ये कहा था, इस पर क्या कहेंगे आप? जफ़र सरेशवाला साहब की जो बात है, जफ़र सरेशवाला साहब ने इतने दिन तक मोदी जी की वकालत की, समाज का क्या हित का काम करवाया उन्होंने? ठीक है, उनको किसी जगह पे यूनिवर्सिटी में कहीं पे उनको चांसलर बना दिया, लेकिन समाज को कितनी टिकट दिला पाए? एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी टिकट नहीं दिला पाए, एक विधानसभा में भी टिकट नहीं दिला पाए। मैं आपको कहूँ कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो युग चल रहा है, इसमें मैं मानता हूँ कांग्रेस की भी बहुत कमजोरी, मैं बोलूँगा, लेकिन जिस तरीके का माहौल पैदा हुआ है, उस माहौल के अंदर अभी फ़िलहाल हमको समाज को बहुत संजीदगी के साथ सबको साथ मिलके
एकजुट होकर हमको रहना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो बेहतरी बहबूदी और हमारी जो भलाई है, सेक्युलर जो हिंदू भाई हैं जो हमारे, उनकी तादाद 99% से ज़्यादा है। ऐसे लोगों के साथ हमारा रिश्ता कैसे मजबूत हो। हमारा दुश्मन जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, जो गलत प्रोपेगेंडा करके हमको हमेशा हिंदू समाज की निगाह से गिराने का काम करता है, हमको बदनाम करता है, कोई कोशिश वो लोग छोड़ते नहीं है। क्योंकि आप देखो कि आरएसएस हर साल कम से कम 250 से 300 पत्रिकाएं नागपुर से निकालता है, और हर जिला हर तालुके की अलग बनती है, हर राज्य की अलग बनती है, और सिर्फ उसके अंदर एक ही बात होती है कि किसको किस तरीके से मुस्लिम समाज को कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी उसको असामाजिक प्रवृत्ति के नाम पे, कभी गौ रक्षा के नाम पे कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित तो किया जाए। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान की आवाम पूरा समझ रही है। लेकिन हम लोगों को भी अब थोड़ा सा जो है, हमारा जो यंग जनरेशन है और मैं हमारे जो लीडर्स हैं उनको भी मैं अपील करूंगा, चाहे वो कांग्रेस में हो या किसी भी पार्टी में हो, कि हम लोग जहाँ पर भी हो, अगर हमारे जो वोट है अगर मैं कांग्रेस को दिलवाता हूं, तो मैं अगर मेरे समाज के वोट दिलवाता हूं तो मेरे समाज को उसका फ़ायदा भी दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ हम वोट दिलाने के लिए बीच के अंदर एक बिचौले का काम करें, बिचौलिए का, वो नहीं होना चाहिए। अगर हमारा समाज वोट देता है तो हमारे समाज को उसका मुआवजा भी उसको मिलना चाहिए, उसको फ़ायदा भी मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए, और उसकी कोशिश बेबाक तरीके से हमको करनी चाहिए। हमको किसी से डरना नहीं चाहिए। हम किसी भी पार्टी में, चाहे कांग्रेस में हो या और कोई सेक्युलर पार्टी में, उसमें हम भाड़वा नहीं है, हम मकान मालिक हैं, हमने उसको जिंदा रखा है, इसलिए इस बात को बेबाक तरीके से करना चाहिए। और मैं आपको कहूँ कि मैंने ये बात, ऐसा नहीं है कि यहाँ मैंने, जब राहुल गांधी जी ने 2013 में मुझे बुलाया था, उस वक्त में भी मैंने उनको बात की थी कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वहाँ ही वोट देता है कि जहाँ पे थर्ड फोर्स मजबूत नहीं है। तुम्हारी खुशनसीबी है कि गुजरात में थर्ड फोर्स नहीं है, इसलिए क्योंकि बाबरी मस्जिद के बाद जो मुसलमान, तो हमने तो उनसे भी कहा कि आप हमारा ध्यान रखो, हमको तुम सरपंच से लेकर संसद तक हमको प्रतिनिधित्व दो, नुमाइंदगी दो, हमको तुम एक माइनॉरिटी सेल, लघुमती सेल बना के हमको उसको कॉर्नर मत करिए, हमको बिल्कुल हमको तुम एक तरफ। हमने तो उनसे कहा कि तुम हमारी इफ्तारी के कार्यक्रम मत करो, इफ्तारी में टोपी लगा कर आप मत आओ, तुम हमारे 12 वफात के जुलूस में आके स्टेज पे बड़ा सा वो लगा के बैठ जाना, मुहर्रम के जुलूस में आ जाना, इफ्तार का, ये हमारी राजनीति, इतने में राजनीति पूरी। मैंने कहा हमको ये दिखावा नहीं चाहिए। यहाँ तक कि आपको कहूँ कि मैंने तो उस वक्त में ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, मैंने कहा उनसे आप कहो कि ऐसे गलत स्टेटमेंट न करें कि हिंदुस्तान के संसाधनों पर लघुमती का पहला अधिकार है। मैंने कहा राहुल जी, हमको पहला नहीं आखिरी अधिकार भी नहीं मिलता है, और इसमें मुसलमान को ऐसा लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है, और हिंदू समाज को ऐसा लगता है कि तुष्टिकरण हो रहा है, दोनों लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ। तो मैंने कहा हम आपकी मंशा पे जरा भी वो नहीं करते। आपका परिवार जो है गांधी परिवार, वो हमेशा मुसलमानों के लिए हमदर्द रहा है, लेकिन आप जो है अगर नई दिशा में जाना चाहिए, उस वक्त में भी उनको भी कहा था कि यंग जनरेशन की बात मैंने की थी कि अब सवाल होने लगे हैं, तो आप ये जो दिखलावे वाली राजनीति है वो बंद हो, ज़मीनी हकीकत पे ये काम हो। उस वक्त पे मैंने बहुत ही बेबाक, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज ये सामने से बुलाया है और ये सब मौका शायद ज़िंदगी में मिले या ना मिले, तो बेबाक तरीके से ईमानदारी के साथ उनके सामने बात को मैंने रखी थी कि मुस्लिम समाज को सरपंच से संसद तक उसका अधिकार मिलना चाहिए, और उसके जो समाज के लोग हैं उनके साथ दिखलावे की राजनीति नहीं, बल्कि सही मानों में विकास की हो, क्योंकि लोग हमसे सवाल करते हैं। गैसू भाई, एक आखिरी सवाल, हार्दिक पटेल जिन्हें राजनीति का ज़्यादा कुछ अनुभव भी नहीं है, जब हार्दिक पटेल गुजरात में कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं, क्या गयासुद्दीन नहीं बन सकते? मैं आपसे कहूँ कि उस चीज़ में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं विधानसभा के एक धारासभ्य तरीके में बहुत ही अच्छे तरीके से, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भरोसा है कि मैं अच्छे तरीके से उसको अंजाम देता हूँ। और अभी जिस तरीके की राजनीति हिंदू मुस्लिम वाली जो चलती है, तो अभी ऐसी जगह के लिए सोचना मैं मानता हूँ कि वो सही नहीं है। लेकिन अपनी बात को, क्योंकि अभी ये युग जो है वो बिल्कुल आप समझते हैं कि क्या युग है अभी, और हम, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हमारी बात को नहीं रखें। कार्यकारी अध्यक्ष की बात बहुत दूर रही, लेकिन एक अध्यक्ष जिस तरीके से बात करता है मजबूती के साथ, ऐसी मजबूती के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी से भी डरे बगैर हक बात को हमेशा बोलने की कोशिश की, चाहे वो विधानसभा हो या कांग्रेस भवन हो, और चाहे वो कांग्रेस का कोई भी नेता हो, चाहे दिल्ली का भी कोई नेता हो बड़ा।
मैंने बात की है, क्योंकि आखिर में भी यही बोलूँगा कि मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि कौम जब नुमाइंदे को चुनती है, लोग जब नुमाइंदे को जब चुनते हैं, तो वो तो बेचारे आने वाले नहीं हैं वहाँ पे। उनकी जितनी भी बात है, उनको हमारी समझदारी के साथ जितनी सूझबूझ, जितनी सलाहियत अल्लाह ने हमको दी है, उसको हमको मजबूत से रखनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि मैंने सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, लेकिन गरीब हो, दलित हो, पछात हो, हिंदू मुस्लिम तमाम के लिए, तमाम कम्युनिटी के लिए, 6.5 करोड़ गुजरातियों के लिए हमेशा आवाज़ को उठाई है। लेकिन जिस समाज से मैं आता हूँ और समाज के हमारे प्रतिनिधि तो कम है, तो उस आवाज़ को तो और ज़्यादा तेज़ी से और मजबूती से पूरी उठाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया गैसू भाई। तो जिस तरीके से जो बताया गया, सुबह ने हर मसले पर जो है वो खुलकर बात की, जिस तरीके से ये हकीकत ये बात है कि ये दौर ही ऐसा चल रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में एक ख़ास समुदाय को जो है वो नीचा दिखाने की और बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो ऐसे में ये एक हकीकत है जो ग्यासू भाई ने बताया कि हमारे मुस्लिम युवाओं को, हमारे दलित युवाओं को भी ये बात समझनी चाहिए कि हम किसी का हथकंडा ना बने, हम किसी के लिए इस्तेमाल ना हो जाएं, क्योंकि भारत का संविधान जो है वह गुलदस्ते की तरह हम सबको रहना सिखाता है। इस पर जो है वो हम सभी को ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।